हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम अचीवमेंट एकेडमी। दोस्तों, आज हम बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के इस मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन फुटप्रिंट एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, अगर आपने इसके पहले के मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके पहले के मॉड्यूल देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी कंसेप्ट हैं या जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो कुछ हद तक पिछले मॉड्यूल से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या कहलाती है। तो मैं इसका एक सिंपल सा आपको डेफिनेशन दूं तो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन द इकोसिस्टम इन यूनिट टाइम। मतलब कि डेफिनेट टाइम में किस रेट से इकोसिस्टम में बायोमास जनरेट हो रहा है उसी को हम इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा और डेप्थ में जाएं तो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो पहला है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जो सेकंड है वो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब अगर हम बायोमास की बात करें तो बायोमास वो पौधों में भी होता है, ठीक है, और वो जीव जंतुओं में भी होता है। ठीक है, जो पौधे बायोमास जनरेट करते हैं, ठीक है, वो करते हैं जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सॉइल से कलेक्ट करते हैं और सन से एनर्जी लेते हैं। इसके बाद में वो एक मतलब बायोमास जनरेट करते हैं। ठीक है, और अगर हम उसकी बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, जीव जंतु के, तो ये भी मतलब जब ये प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं तो ये भी जब अपने बॉडी को ग्रो करते हैं तो ये भी एक बायोमास के रूप में ही वो ग्रो होती है। तो इसको मतलब ये इसको सेकेंडरी उसमें रखा गया है ना। तो हम देख लेते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहलाती है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय फ्लोरा। मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे एवं वनस्पति हैं, वह किस रेट से फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं एक यूनिट टाइम में, मतलब एक डेफिनेट टाइम में कितना मतलब फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी रेट ऑफ प्रोडक्शन की इस जो फूड की रेट ऑफ प्रोडक्शन वो है ना, फूड की प्रोडक्शन की जो रेट है उसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इट रिफर्स टू द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड बाय फौना। मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं, जीव जंतु हैं, वो किस रेट से फूड को स्टोरेज कर रहे हैं। मतलब कि डेफिनेट टाइम में इसकी मतलब जो भी इनका लोकोमोशन है और इनका जो भी मेटाबॉलिज्म है, इसमें एनर्जी डिसिपेट होने के बाद में जो एनर्जी रह जाती है या फूड रह जाता है वह किस रेट से स्टोरेज हो पा रहा है, इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि एक यूनिट टाइम में ये कितना फूड को स्टोरेज कर पा रहे हैं, ठीक है, उसी को मतलब कंज्यूमर्स, उसी को बोलते हैं क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को देखते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या कहलाता है। तो जैसे कि ये सिक्वेस्ट्रेशन है ना, जो सिक्वेस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम लार्ज अमाउंट। मतलब कि किसी, जैसे ये लार्ज अमाउंट ऑफ कोई थिंग्स है, ठीक है, इससे किसी छोटी सी अमाउंट को मतलब सेपरेट होना सिक्वेस्ट्रेशन कहलाता है। जब हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कार्बन का सेपरेट होना। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन ऑर्डर टू मेक द फूड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो CO2 है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा अधिक क्वांटिटी में है, ठीक है, अधिक क्वांटिटी में है। तो CO2 है जो कि एक लार्ज क्वांटिटी में है। जब एक प्लांट को जितनी CO2 की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो एक स्मॉल क्वांटिटी में होगी, तो एक लार्ज अमाउंट से एक छोटी सी अमाउंट में सेपरेशन हो रहा है ना उस CO2 का। ठीक है, तो यही कहलाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कार्बन न्यूट्रल स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट क्या कहलाता है। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिफर्स टू द हेल्थी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन विच व्हाटएवर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 ग्रीन हाउस गैसेस is discharged through the human activities is completely absorbed by the plants of that area. Okay, इसका मतलब ये हो गया
और साथ ही में एंड नो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी या कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेस इज लेफ्ट इन द एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज से, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कंस्ट्रक्शन हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ एंड बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर स्टॉक, तो इन सभी से जितनी अमाउंट में जो ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी या CO2 जनरेट होगी, ठीक है, वो कंप्लीटली पेड़ पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो तब उस स्टेट को बोलते हैं हम कार्बन न्यूट्रल स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड दिस स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इज आल्सो नोन एज हेल्दी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। मैं इसको आपको एक बेहतर एग्जांपल से के साथ समझाता हूँ, ठीक है। वेट न्यूट्रल स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट को एक बेहतर एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है, कि क्या कहलाता है। कि मान के चलिए कि जो ये हमारे पास में एक पर्टिकुलर एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया है, मतलब एनवायरनमेंट का एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं और जहाँ पर ह्यूमन बींग्स भी हैं और जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। इसमें इंडस्ट्रीज भी हैं, इसमें एग्रीकल्चर भी हो रहा है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, सब कुछ इस एरिया में, ठीक है, और इसमें पेड़ पौधे भी है, ठीक है। तो मान के चलिए कि इसकी जो डिमांड है, इसमें जो पेड़ पौधे हैं या पेड़ पौधे में वनस्पति हैं, इनकी जो इनकी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस या कार्बन की जो रिक्वायरमेंट है या डिमांड है वो D है, ठीक है, हमने इसको D मान लिया, ठीक है। और इस एरिया में चलने वाले कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन से जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जनरेट हो रही है, उसको हमने S से रिप्रेजेंट किया, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिमांड माइनस सप्लाई 0 हो जाएगा, तो तब इसकी जो इस स्टेट को हम कहेंगे हम कार्बन न्यूट्रल स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। सपोज कीजिए कि जो डिमांड है वो 100 टन पर ईयर है, मतलब कि इस एरिया के जो भी प्लांट्स हैं उनकी जो डिमांड है एक साल में, इनको जितनी भी फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 100 टन पर ईयर है, ठीक है। और इससे जो इसमें इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा एक्टिविटीज चल रही हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन या अन्य कोई एक्टिविटी जिससे ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जनरेट हो रही है, वो कितनी जनरेट हो रही है, वो भी 100 टन, मतलब कि कितनी जनरेट हो रही, 100 टन पर ईयर जनरेट हो रही है, ठीक है। तब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, तब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो तब इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि ये जो सिचुएशन है वो न्यूट्रल स्टेट, वो कार्बन की न्यूट्रल स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या कहलाता है और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या कहलाता है, ठीक है। अब हम कार्बन फुटप्रिंट को देख लेते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या कहलाता है। तो जो कार्बन फुटप्रिंट है वह एक नेगेटिव स्टेट को रिप्रेजेंट करता है एनवायरनमेंट की, और इसमें क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो वनस्पति हैं, ठीक है, उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेस की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू किसके, जो उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी ह्यूमन बीइंग की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होगी, जैसे कि इंडस्ट्री हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ और ट्रांसपोर्टेशन हुआ और भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन जनरेट हो रहा है, उससे अधिक होती है ना। अब मैं जो कार्बन फुटप्रिंट है वो मैं आपको एक बेहतर एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। मान के चलिए कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी वनस्पति एवं पेड़ पौधे हैं उनकी जो एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब कि एक यूनिट टाइम हम एक ईयर ले लेते हैं, ठीक है। एक ईयर का जो इनको मतलब रिक्वायरमेंट होगी किसकी, CO2 की, ग्रीन हाउस गैसेस की, वो क्या है, D है, ठीक है। और जो इसमें इस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होंगी ह्यूमन बीइंग की, जैसे कि इंडस्ट्री है और ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, इन सभी से जनरेट होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस या कार्बन की जो क्वांटिटी है एक साल की, वो क्या है, S है, ठीक है। तो जो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि जब
जो हमारा डी है, ठीक है, डी है, डी की वैल्यू क्या हो जाए, किससे कम हो जाए, एस से कम हो जाए। मतलब कि जो जनरेट होने वाली ह्यूमन एक्टिविटीज से जनरेट होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, वो अधिक हो जाती है इन कंपैरिजन टू द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द एनवायरनमेंट। मान के चलिए कि जो उस एरिया के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी डिमांड कितनी है एक साल की, 50 टन पर ईयर, ठीक है, और जो सप्लाई हो रही है मतलब उस एरिया में चलने वाले इंडस्ट्रीज या मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेस की जो सप्लाई हो रही है वो 100 टन है, ठीक है। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे D माइनस एस, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 50 माइनस में 100 इक्वल टू -50। मतलब कि जब D माइनस एस का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है, नेगेटिव, मतलब कि 0 से कम आ रहा है। तो जब वो 0 से कम आएगा D माइनस एस का डिफरेंस, तब उस स्टेट में क्या होगा, कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगी। मतलब वह स्टेट जब नेगेटिव क्या कहलाएगी, कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगी, और इसी को बोलते हैं नेगेटिव स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या कहलाता है। अब हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को देख लेते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या कहलाता है। तो जैसे कि हमने कार्बन फुटप्रिंट देखा था और उसके बारे में जानने का प्रयास किया था। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या कर रहा था कि एनवायरनमेंट की नेगेटिव स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वह भी एनवायरनमेंट की एक नेगेटिव स्टेट को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट की नेगेटिव स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो कंसेप्ट है वो है 1992 में विलियम राइस ने दिया था, और इसमें जो कुछ टर्म है मैं वो बता देना चाहता हूँ। एसएल मतलब कि सप्लाई लिमिट ऑफ रिसोर्सेज बाय अर्थ। इसका मतलब ये हो गया कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है जो एक साल में जितने भी रिसोर्सेस जनरेट करेगा, मतलब जितने भी रिसोर्सेस मतलब जो भी रिसोर्सेस वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देगा, उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अगर वह उसी साल में रीजनरेटेड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सप्लाई लिमिट ऑफ रिसोर्सेस बाय अर्थ। इसको फिर से समझिएगा, मतलब कि जो अर्थ है, अगर अर्थ ने एक साल में जितने भी रिसोर्सेस जनरेट किए, ठीक है, जनरेट किए वर्ल्ड की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, अगर वह सभी रिसोर्सेस उसी ईयर में रीजनरेटेड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सप्लाई लिमिट ऑफ रिसोर्सेस बाय अर्थ, ठीक है। और दूसरी आप जो टर्म है डी को हमने माना है डिमांड ऑफ रिसोर्सेस बाय वर्ल्ड्स पॉपुलेशन फ्रॉम अर्थ इन 1 ईयर। मतलब एक साल में जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की डिमांड है, किससे, मतलब अर्थ से जितनी भी रिसोर्सेस की जो डिमांड है वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, उसको हमने डी कहा। अब जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो क्या है, जब जो डी है, समझिएगा, जब डी है, जब एसएल से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आप इसको इस प्रकार से समझिएगा, मतलब कि जो डिमांड ऑफ रिसोर्सेस बाय द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन फ्रॉम अर्थ इन 1 ईयर एक्सीड्स द सप्लाई लिमिट ऑफ रिसोर्सेस बाय अर्थ। मतलब कि जब जो ह्यूमन की जो डिमांड है रिसोर्सेस की फ्रॉम द अर्थ, ये अधिक हो जाती है, जो अर्थ सप्लाई करती है, जो रिसोर्सेस को सप्लाई करती है उससे अधिक हो जाती है, तो तब उस स्टेट को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। और साथ ही में जिस डेट को डी ग्रेटर देन एसएल होता है उस डे को हम बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे। आई होप यू आर गेटिंग। मतलब कि मान के चलिए कि जैसे कि कोई हम रैंडमली एक डेट ले लेते हैं, ठीक है, हमने 1 जनवरी है, यहाँ पर हमने चूज कर लिया, क्या कह लिया, हमने कोई डेट चूज कर ली, ठीक है, 1 जनवरी 2020,
ठीक है। 1 जनवरी 2020 से हम कब तक 31 दिसंबर 2020, ठीक है। मतलब कि जो अर्थ जो रिसोर्सेस दे रही है, ठीक है, वह कब तक हम मान के चलते हैं कि 29 जो सॉरी 30 दिसंबर है, तब तक तो ये किससे थे, अधिक थे, ह्यूमन की डिमांड से अधिक थे, ठीक है। अब जब 31 दिसंबर आया तो उसको जो ह्यूमन की डिमांड है वो एक्सीड हो गई, मतलब कि जो अर्थ के जो रिसोर्सेस थे उससे अधिक हो गई। किसको 31 दिसंबर की। तो जो 31 दिसंबर है वो कहलाएगा अर्थ ओवरशूट डे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट क्लियर। तो ये तो था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।